नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप सुनते हैं कि अपराध करने वाला चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। लेकिन क्या हो अगर अपराधी कोई सुराग ही ना छोड़े? क्या हो अगर कत्ल इतनी सफाई से किया जाए कि मरने वाले का नाम, पहचान, चेहरा सब कुछ मिटा दिया गया हो? आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जो एक पढ़े लिखे इंसान को भी अंधा बना देता है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने लालच की आग में इंसानियत को जलाकर राख कर दिया। और ये कहानी है उत्तर प्रदेश पुलिस की उस जिद की जिसने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जमीन का सीना चीर कर भी सच को बाहर निकाला जा सकता है। सोचिए, एक केस जिसमें ना लाश का सिर हो, ना हाथ हो, ना कोई गवाह और ना ही हथियार। पुलिस के पास सिर्फ एक चीज थी, एक मरे हुए हाथ पर गुदा हुआ एक नाम, अमन। इस एक नाम ने कैसे एक साल पुराने राज से पर्दा उठाया, कैसे एक ब्लाइंड केस पुलिस की फाइलों से निकलकर कोर्ट के कटघरे तक पहुंचा। आज मैं आपको ले चलूंगा उस सफर पर जहां हर मोड़ पर एक नया धोखा है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि ये दास्तां आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहानी शुरू होती है 13 जून 2019 की उस तपती दोपहर से। जगह थी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। मेरठ से कुछ दूरी पर दोराला तहसील में एक छोटा सा गांव लोहिया। जून की गर्मी अपने चरम पर थी। गर्म हवाएं चल रही थी और गांव के रास्ते लगभग वीरान पड़े थे। गांव का एक किसान जिसका नाम सुरेश था, अपने खेतों की देखभाल करने में लगा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। सुरेश अपनी धुन में ही था कि तभी उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ती है। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक आवारा कुत्ता है। वो कुत्ता बहुत बेचैन लग रहा था और उसके मुंह में कोई भारी चीज दबी हुई थी। सुरेश पहले तो उस पर ध्यान नहीं देता। उसे लगा कि शायद कोई मरा हुआ जानवर होगा जिसे कुत्ता घसीट रहा है। गांव देहात में ये एक आम बात थी। लेकिन जैसे जैसे सुरेश उस कुत्ते के नजदीक जा रहा था, उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। उस चीज की बनावट किसी जानवर जैसी नहीं लग रही थी। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और कुत्ते को डराने के लिए वह चिल्लाया। कुत्ता घबराया और उस चीज को वहीं छोड़कर भाग गया। सुरेश धीरे धीरे डरते हुए उस चीज के पास पहुंचता है और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, उसकी चीख निकल जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई जानवर का टुकड़ा नहीं था, वो एक इंसानी हाथ था। कोहनी से कटा हुआ इंसानी मांस और हड्डियों का वो लोथड़ा जिसे वो कुत्ता अपना भोजन समझ रहा था। उस हाथ पर ताजा ताजा गीली मिट्टी लगी हुई थी, जिसका मतलब साफ था उसे अभी अभी कहीं जमीन के नीचे से खोद कर निकाला गया है। सुरेश बदहवास होकर उल्टे पैर भागता है। उसने चिल्लाकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों को इकट्ठा किया। देखते ही देखते लोहिया गांव के खेत में मेहजमा लग गया। पुलिस को खबर दी गई। दोराला पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए, धूल उड़ाते हुए मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने उस कटे हुए हाथ को अपने कब्जे में लिया। उसे देखकर एक अनुभवी पुलिस वाला भी समझ सकता था कि यह किसी बहुत बड़ी वारदात का हिस्सा है। अगर एक हाथ यहाँ है तो बाकी जिस्म कहाँ है? पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उस पूरे इलाके को क्राइम सीन घोषित कर दिया गया। पीली टेप लगा दी गई। पुलिस का तर्क सीधा था, अगर कुत्ते ने यह हाथ जमीन से निकाला है तो वो गड्ढा आसपास ही होना चाहिए। पुलिस की कई टीमें, डॉग स्क्वाड और गांव के कुछ लोग गन्ने के घने खेतों में घुस गए। गन्ने के खेत जो कि इतने घने होते हैं कि अगर कोई 10 कदम की दूरी पर भी खड़ा हो तो दिखाई नहीं देता। पुलिस लाठियों से गन्ने को हटाकर जमीन देख रही थी। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद एक सिपाही की नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग लग रही थी। वहाँ की मिट्टी भुरभुरी थी, ताज़ी थी और उस पर जानवरों के पंजे के निशान थे। पुलिस ने फावड़े मंगवाए। खुदाई शुरू हुई। हर फावड़े के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। 1 फीट, 2 फीट, तभी फावड़ा किसी सख्त चीज़ पर पड़ता है। जब मिट्टी हटाई गई तो अंदर से जो मंजर सामने आया, उसने वहाँ मौजूद हर शख्स की रूह कपा दी। गड्ढे के अंदर एक महिला का शव पड़ा था, लेकिन उस शव का सिर गायब था। सिर्फ सिर ही नहीं, उसके दोनों हाथ भी गायब थे। वो लाश अर्धनग्न अवस्था में थी। कातिल ने सिर्फ जान ही नहीं ली थी, उसने पहचान मिटाने की हर वो मुमकिन कोशिश की थी जिससे कोई उसे पहचान ना पाए। सिर काट कर ले गया ताकि चेहरा ना दिखे, हाथ काट कर ले गया
ताकि फिंगरप्रिंट ना मिले और ना ही हाथों की पहचान हो सके। ये एक परफेक्ट मर्डर की कोशिश थी, एक ऐसा कत्ल जिसे कभी सोल्व नहीं किया जा सके। पुलिस ने आसपास के खेतों में घंटों सर्च ऑपरेशन किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कातिल ने सिर और हाथ यहीं कहीं गाड़े होंगे, लेकिन शाम ढल गई, अंधेरा हो गया, मगर वो सर नहीं मिला। कातिल बहुत चालाक था। उसने शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया था। अब पुलिस के सामने एक ही प्रश्न था, ये लड़की कौन है? जब तक पहचान नहीं होती, कातिल तक पहुंचने का रास्ता बंद था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की की उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच रही होगी। मौत का कारण गला काटना था, लेकिन सबसे अहम सुराग फोरेंसिक लैब से मिला। आपको याद है वो हाथ जो कुत्ते के मुंह में था? जब लैब में उस सड़े गले हाथ को केमिकल से साफ किया गया तो उसकी कलाई की त्वचा पर एक टैटू लगा हुआ था। उस टैटू पर नीली स्याही से इंग्लिश में एक नाम लिखा था, अमन। अमन, यह शब्द पुलिस के लिए उम्मीद की आखिरी किरण था, लेकिन यह उम्मीद भी पहेलियों में लिपटी थी। लाश लड़की की है, नाम लड़के का है। अमन कौन? उसका प्रेमी, उसका पति, उसका भाई, या फिर उसका कातिल? पुलिस ने इस अमन नाम को ही अपना हथियार बनाया। लोहिया गांव और उसके आसपास के 10 से 12 किलोमीटर के गांवों में खबर फैला दी। पुलिस घर घर गई। सवाल दो ही थे, क्या आपके घर से कोई लड़की गायब है? क्या आप किसी अमन को जानते हो? पुलिस ने रिकॉर्ड्स खंगाले, प्रॉपर्टी डीलिंग के झगड़े निकाले, ओनर किलिंग का शक, पुरानी रंजिश, हर एक एंगल से जांच की गई, लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो निकला। ना तो किसी परिवार की लड़की गायब थी और ना ही अमन नाम का कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला। ये केस एक डेड एंड बन चुका था, अंधेरे में तीर चलाने जैसा। हफ्तों बीत गए, लाश मुर्दा घर में पड़ी रही। कानून के मुताबिक एक निश्चित समय के बाद लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। पुलिस ने भारी मन से उस अज्ञात लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन फाइल बंद नहीं की। उन्होंने उस लड़की के कपड़े, डीएनए सैंपल और उस टैटू की तस्वीर सुरक्षित रख ली। उन्हें यकीन था कि आज नहीं तो कल ये बेजुबान लाश अपनी कहानी जरूर सुनाएगी। वक्त का पहिया घूमता रहा। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बीत गया। जून 2019 से मई 2020 आ गया। कातिल को लगा कि वो जीत गया। उसने सबूत मिटा दिए, पहचान मिटा दी और पुलिस को चकमा दे दिया, लेकिन मेरठ पुलिस ने हार नहीं मानी। तत्कालीन एसएसपी और उनकी टीम ने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने सोचा, हमने स्थानीय स्तर पर सब कुछ देख लिया है। लड़की यहाँ की नहीं थी तो फिर वो आई कहाँ से और उसे यहाँ कौन लाया? पुलिस ने एक नया और बहुत मुश्किल तरीका अपनाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कातिल इसी इलाके का हो, लेकिन वो काम के सिलसिले में बाहर रहता हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या किसी और राज्य में। पुलिस ने लोहिया गांव और आसपास के इलाकों का एक विशाल सर्वे शुरू किया। मकसद यह पता लगाना था कि इस इलाके के कितने नौजवान लड़के दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। पुलिस ने एक एक करके घर का दरवाजा खटखटाया। आपका बेटा कहाँ है? लुधियाना में। कब आया था आखिरी बार? पिछले साल ईद पर। नंबर क्या है? ऐसे हजारों सवाल, हजारों डेटा। पुलिस ने सैकड़ों लड़कों की लिस्ट तैयार की, फिर उन लड़कों की लोकेशन के हिसाब से दूसरे राज्यों की पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के थानों में मिसिंग रिपोर्ट चेक की और तभी मेहनत रंग लाई। पंजाब के लुधियाना शहर से एक लीड मिली। लुधियाना पुलिस के रिकॉर्ड्स में 20 से 25 साल की उम्र की कई लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। जब मेरठ पुलिस ने उन फाइलों को खंगाला तो 2 फाइलें ऐसी मिली जिनमें लड़कियों का नाम एकता था। लुधियाना के मोतीनगर थाने में मई 2019 में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लड़की का नाम एकता देसवाल था, उम्र करीब 22 साल। मेरठ पुलिस की टीम तुरंत लुधियाना का रुख करती है। जब वो एकता के घर पहुंचे तो वहाँ जो मातम और मायूसी थी, उसने पुलिस को बता दिया कि वो सही जगह आए हैं। पुलिस ने एकता की माँ से बात की। माँ ने रोते हुए बताया, साहब, हमारी बेटी 1 साल पहले मई 2019 में घर से भाग गई थी। हमें लगा कि वो अपनी मर्जी से गई है, शायद कहीं खुश होगी, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गई थी। वो घर से 15 तोला सोना और करीब 1,14,000 रुपये नकद लेकर गई थी, यानी कुल मिलाकर 25 लाख का सामान। पुलिस ने पूछा, क्या आपको पता है कि वो किसके साथ गई है? माँ ने कहा, हमें उसका पूरा नाम तो नहीं पता, वो उसे अमन कहते थे। मेरी बेटी ने बताया था कि अमन एक तांत्रिक है, उसने मेरी बेटी पर जादू टोना कर दिया था। अमन। जैसे ही पुलिस ने नाम सुना, सारी कड़ियाँ जुड़ गई। मेरठ के खेत में मिली लाश, हाथ पर गुदा हुआ नाम
और लुधियाना में गायब हुई एकता का प्रेमी अमन। लेकिन पुष्टि अभी बाकी थी। पुलिस ने एकता की मां का डीएनए सैंपल लिया, उसे लैब भेजा ताकि 1 साल पहले मिली उस सिरकटी लाश के डीएनए से मैच किया जा सके। कुछ दिनों का तनावपूर्ण इंतजार और फिर रिपोर्ट सामने आई। डीएनए 100% मैच हो गया था। वो सिरकटी लाश जिसे लावारिस समझकर दफना दिया गया था, वो लुधियाना की हंसती खेलती लड़की एकता देसवाल की थी। एक माँ की उम्मीद उसी पर टूट गई। लेकिन अब वक्त था इंसाफ का। अब वक्त था अमन को ढूंढने का। अब सवाल ये था कि ये अमन कौन है और वो एकता को लुधियाना से मेरठ क्यों लाया। पुलिस ने जब अमन की तलाश शुरू की तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। जांच में पता चला कि अमन नाम का कोई लड़का था ही नहीं, वो एक छलावा था। उसका असली नाम मोहम्मद शाकिब था। शाकिब मेरठ के उसी लोहिया गांव में रहने वाला था जहां लाश मिली थी। वो 10वीं फेल था लेकिन शातिर दिमाग का था। वो लुधियाना में बस स्टैंड के पास रेहड़ी लगाता था। वहां वो ताबीज, अंगूठियां और नग बेचता था और खुद को एक तांत्रिक बताता था। एकता देसवाल, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, खालसा कॉलेज से बीकॉम कर रही थी। उसे स्किन एलर्जी थी। वो इलाज की तलाश में इस ढोंगी तांत्रिक शाकिब के पास पहुंच जाती है। शाकिब ने उसे अपना नाम अमन बताया। उसने अपनी धार्मिक पहचान छुपाई। उसने एकता को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। उसने कहा कि उसकी किस्मत में दोष है और वो उसे ठीक कर सकता है। धीरे धीरे तांत्रिक इलाज दोस्ती में बदला और दोस्ती एक तरफा प्यार में बदल गई। मैं एक तरफा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एकता शाकिब से सच में प्यार करने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथों पर अमन के नाम का टैटू बनवाया था। शाकिब की नजरों में यह प्यार नहीं था। उसकी नजर एकता के परिवार के पैसों पर थी, उनके जेवर पर थी। उसने एकता का ब्रेन वॉश कर दिया। उसने अपने ही परिवार के खिलाफ उसे भड़का दिया। उसने कहा कि अगर वो घर से पैसे और जेवर लेकर आएगी तो वो उससे शादी कर लेगा। और प्यार में अंधा इंसान क्या नहीं करता। एकता ने अपने ही घर में चोरी की, 25 लाख का सामान चुराया और शाकिब के साथ फरार हो गई। पहले वो दोनों करनाल गए जहां वो कुछ दिन लिव इन में रहते हैं। इसके बाद शाकिब ने एकता को कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ, हम शादी करेंगे। और वो उसे लेकर अपने गांव लोहिया चला गया। तारीख थी 5 जून 2019। ईद का मौका था। जब एकता लोहिया गांव पहुंची तो उसके सपनों का शीश महल भी टूट कर बिखर गया। उसने देखा कि अमन का घर, उसका परिवार, उसका रहन सहन सब कुछ अलग था। उसे पता चला कि अमन असल में शाकिब है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एकता ने विरोध किया। उसने शाकिब से झगड़ा किया। उसने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे मेरे पैसे वापस दो, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो अब शेरों की मांद बन चुकी है। शाकिब और उसका पूरा परिवार, पिता मुस्तकिम, भाई मुसर्रत, भाभी इज़्ज़त और उसके दोस्त, सबकी नज़र 25 लाख के सोने पर थी। उन्हें एकता नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ वो दौलत चाहिए थी। 5 जून की रात उन्होंने एकता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। यह प्लान किसी एक व्यक्ति का नहीं था, यह पूरे परिवार की साजिश थी। शाकिब ने एकता को मनाने का नाटक किया। उसे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उस कोल्ड ड्रिंक में उन्होंने नशीली दवा मिलाई थी। एकता ने भरोसे में वो दवाई पी ली। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई। इसके बाद वो लोग उस बेहोश लड़की को उठाकर गांव के बाहर उसी गन्ने के खेत में ले गए। रात का सन्नाटा था। उन्होंने बेहोशी की हालत में एकता का गला रेत दिया। लेकिन उनका डर खत्म नहीं हुआ। शाकिब को याद आया कि एकता के हाथ पर अमन लिखा हुआ है। अगर लाश मिली और वो टैटू दिखा तो पुलिस उस तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए उसने जो किया वो हैवानियत की हद थी। उसने कुल्हाड़ी से एकता के दोनों हाथ काट दिए। उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया ताकि चेहरा ना पहचाना जा सके। धड़ को उन्होंने वहीं गाड़ दिया और सिर, हाथ और वो कपड़े जिसमें खून लगा हुआ था उन्हें दूर ले जाकर अलग जगहों पर फेंक दिए। सब कुछ खत्म करने के बाद शाकिब वापस लुधियाना चला गया। वो अपनी दुकान लगाने लगा, लोगों से मिलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सोच रहा था कि उसने परफेक्ट मर्डर किया है, लेकिन जुर्म की दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं होता। 1 साल की तपस्या, सैकड़ों लोगों से पूछताछ और हजारों फाइलों को खंगालने के बाद मेरठ पुलिस शाकिब के गिरेबान तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने शाकिब को हिरासत में ले लिया। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, कहानियां बनाई। लेकिन जब पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट और कॉल डिटेल सामने रखी तो वो टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस उस जगह पहुंची जहां उसने एकता का सिर और हाथ दफनाया था। 1 साल हो चुका था, सब कुछ कंकाल बन चुका था, लेकिन सबूत अभी भी वहीं था। पुलिस ने वो लूटा हुआ सोना बरामद किया। जब पुलिस शाकिब को रिकवरी के लिए ले जा रही थी तो इस अपराधी ने अंत में भी भागने की कोशिश की। उसने एक सिपाही की पिस्टल छीनकर उस पर गोली चलाई,
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और शाकिब घायल हो गया। आखिरकार उसे और उसके पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। दोस्तों, एकता देशवाल का यह केस हमें झंझोर देता है। ये केस सिर्फ पुलिस की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। चेतावनी उन युवाओं के लिए जो सोशल मीडिया या बाहरी दुनिया के कुछ पलों के आकर्षण के लिए अपने माता पिता के सालों के प्यार को भूल जाते हैं। चेतावनी की प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। एकता ने एक अजनबी पर इतना भरोसा किया कि अपनों को ही लूट लिया, और बदले में उसे क्या मिला? एक दर्दनाक मौत। इस केस में पुलिस के जज्बे को सलाम है, जिन्होंने 1 साल तक हार नहीं मानी और एक हाथ के सहारे पूरे जिस्म और कातिलों को ढूंढ निकाला। आज की कहानी में बस इतना ही। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधियों के लिए हमारे कानून में और सख्त सजा होनी चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये कोशिश और रिसर्च और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।